और मैं ये कहूँगा कि शिक्षा में एक आमूल-चूल परिवर्तन के लिए जो है ये पॉलिसी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। देश को एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता है कि जिसमें बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी हमेशा से जो है हमारी एजुकेशन के सामने एक चुनौती रही है। इन तीन चीज़ों के साथ-साथ एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी के साथ-साथ में अफोर्डेबिलिटी कि एजुकेशन को कैसे अफोर्डेबल मिले फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया। और अकाउंटेबिलिटी की बात है, इस समय से इस पे भी मतलब जो है कि किस तरह से हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मतलब जो है उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही शिक्षा के एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे बातचीत के लिए कहा है। जैसा आपने खुद कहा कि पिछले 2 साल से, बल्कि पिछले 2 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। अगर मूल रूप में देखा जाए तो जुलाई 2019 में जो है पहली दफ़ा ये चीज़ सामने आई कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है देश के लेवल पे वो तैयार की गई है। और ये भी सच्चाई है कि जो आपने कहा कि काफ़ी चर्चा का विषय जो है पिछले समय से जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है रही है और है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी जानकारी में मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर आज तक कोई नीति जो है, पॉलिसी कह लीजिए जो है, वो इतनी जिसमें वाइड कंसल्टेशन और इतना गहरा मंथन हर लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे एंड अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी तरह के लोग, अभिभावकों से, आप जो भी शिक्षा में रुचि रखता है, हर उस शख्स से यानी ग्रुप से, सोसाइटी के अलग अलग जो है लेवल पे, अलग अलग ग्रुप्स में जो है पे मंथन हुआ है और कंसल्टेशन हुआ है। उसके बाद जाके ये एक जो है पॉलिसी जो है तैयार हुई और जुलाई 2019 में इसको जो है पॉलिसी जो है ड्राफ्ट जो है वो हमारे सामने आया। और मैं ये कहूँगा कि शिक्षा में एक आमूल-चूल परिवर्तन के लिए जो है ये पॉलिसी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। पहली शिक्षा नीति जो है 1968 में आई थी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति की अब मैं बात करूं, उसी की कंटिन्यूटी में 1986 में आई। और बड़े लंबे समय से इस पे चर्चा चल रही थी कि जो है देश को एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता है कि जिसमें बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। और हम एजुकेशन को कंपार्टमेंट्स में देख रहे थे, यानी स्कूल जो है शिक्षा वो अलग हिस्सा थी और कॉलेज लेवल पे उसको अलग से देखा जा रहा था और यूनिवर्सिटी स्तर पर उसको अलग से देखा जा रहा था। जबकि शिक्षा जो है एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। एक स्कूल और एक इस तरह का क्लियर डिमार्केशन या कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो जो है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और देश के विकास के लिए मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा अच्छा नहीं था। एक तो इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल, दिस इज़ वन एस्पेक्ट। दूसरा, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि ये करिकुलम है और ये को करिकुलम है और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। मैं समझता हूँ कि वो भी कंपार्टमेंट्स में देखना, कि सेग्रीगेटेड तरीके से उसको हैंडल करना, वो भी कोई एक अच्छी अप्रोच नहीं थी। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें जो है एक इस तरह का समावेश है और एक इस तरह का होलिस्टिक ग्रोथ के लिए जो है स्टूडेंट्स के लिए विजुलाइज किया गया है। एक और आपने देखा होगा कि भाई ये जो है साइंस स्ट्रीम है, ये कॉमर्स स्ट्रीम है, ये आर्ट्स स्ट्रीम है। तो इस तरह से भी एजुकेशन का जो है कंपार्टमेंटलाइजेशन था और हम जो है एक दूसरे में इतना जो है टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन था कि बहुत बार तो जो है अदालतों के सामने इस तरह के इश्यूज आए हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन कि उसमें पॉलिटिकल साइंस का भी की बैकग्राउंड के साथ अगर कोई है तो क्या वो उसमें पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस इज़ वेरी मच देयर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ना केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो इकोनॉमिक्स और
क्या चीज़ें नहीं हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है एक विद्यार्थी को जो मिलनी चाहिए। तो ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन भी था जो है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी जो है अप्रोच के साथ जो है हमारी शिक्षा जो है होनी चाहिए और बच्चों के सामने चॉइसेस होनी चाहिए, जिसको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं, CBCS की जो हम बात करते हैं कि साइंस का बच्चा अगर म्यूज़िक अगर वो उसका हॉबी है, उसका इंटरेस्ट है, पढ़ना चाह रहा है, तो एक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के तौर पे उसको वो भी मतलब पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट के साथ वो अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहा है, मैनेजमेंट के साथ कोई और माइनर सब्जेक्ट मतलब पढ़ना चाह रहा है, यानी मेजर एक उसका अपना एक एरिया होगा, बट माइनर एरिया भी मतलब जो है वो चूज कर सकता है। भाव कहने का ये है कि एक जो इस तरह का एजुकेशन का जो कंपार्टमेंटलाइजेशन था, वो उसको दूर करने का प्रयास किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो है बच्चे की हो उसके लिए किस तरह की परिस्थितियाँ जो है, किस तरह की चीज़ें जो है हमने तैयार करनी है, कैसा इन्वायरमेंट जो है हमने अपने बच्चों को देना है, ये सारी चीज़ें मैं ये समझता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो है सोच के पीछे, यानी इसको ज़रूरत के पीछे जो है, जो अगर आप कहें कि क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, ये कुछ जो है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मात्र यही चीज़ें नहीं हैं। एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी हमेशा से जो है हमारी एजुकेशन के सामने एक चुनौती रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं शिक्षा ग्रहण करें, एक जो है नॉलेज बेस्ड सोसाइटी कैसे हम जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर मैं डाटा की बात करूं तो हमारे यहाँ जो है GER जिसको बोलते हैं, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, के अलग अलग लेवल पे जो बच्चे जो मान लिया स्कूल लेवल पे जाने वाले बच्चे जो हैं वो क्या परसेंटेज है, कॉलेज में जाने वाले जो बच्चे जो हैं, जो एलिजिबल बच्चे जो हैं कॉलेज में एंट्री के लिए, यानी +2 पास करने के बाद कि कितने बच्चे +2 पास करते हैं और कितने बच्चे फिर जो है हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूँ, since I being the vice chancellor of one of the leading university of the state of Haryana, Mary Siddhan University रोहतक, तो अगर मैं हायर एजुकेशन की ग्रोस इनरोलमेंट रेशो देश के लेवल की मैं बात करूं तो वो जो है दिस इज़ लेस देन 30%। और मैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका जैसे कंट्री की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे जो है दिस इज़ मोर देन 75%। और भी दूसरे जो विकसित देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है GER का जो परसेंटेज है वो हमारे से कहीं ज़्यादा है। तो नीति निर्धारकों ने और जो है मैं ये कहूँगा कि देश की लीडरशिप ने इस को एक चुनौती के तौर पे एक्सेप्ट करते हुए और हमारी GER को एक टारगेट रखा हुआ है कि 2035 तक हम इसको 50% तक कैसे ले जा सकते हैं। तो उसके लिए एक परिवर्तन जो है वो आवश्यक था और मैं समझता हूँ कि इसमें एक्सेस को जो है कि कैसे एक्सेस बढ़ाई जाए उस पर भी काफ़ी फोकस किया गया है। टेक्नोलॉजी का मतलब विशेष इसमें सहारा जो है लिए जाने के लिए, यानी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन पे मतलब काफ़ी फोकस है। इसके साथ साथ में इक्विटी की बात करते हैं कि भाई कैसे जो है एक मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है या रिमोटली मतलब जो है लोकेटेड जो है इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ, रूरल एरिया की मैं बात करूँ तो है वहाँ पे जो है एजुकेशन जो है कैसे मुहैया हो, कैसे मतलब जो है कोई भी बच्चा जो है वो एजुकेशन के बिना छूटे ना ये स्कूल लेवल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हायर एजुकेशन में, यानी एक नॉलेज सोसाइटी या नॉलेज इकोनॉमी जो है हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इन सब बातों पे मतलब जो है को मद्देनज़र रखा गया है। और क्वालिटी खासकर जो है वो हमेशा चुनौती रही है। आज भी इस तरह की बातें की जाती हैं कि हमारी जो है यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, खासकर अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो दुनिया की जो टॉप 100 या टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ की भी हम बात करें तो उसमें बहुत कम संस्थान हैं हमारे हायर एजुकेशन के हु मेक मार्क एट इंटरनेशनल लेवल। ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से रिसर्च की क्वालिटी इम्प्रूव की जा सकती है, इसमें दो चीज़ें और जो है मैं ये कहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन तीन चीज़ों के साथ साथ एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी के साथ साथ में अफोर्डेबिलिटी कि
एजुकेशन को कैसे अफोर्डेबल मिले फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और बच्चों को कैसे मतलब जो है एक सस्ती और सुलभ जो है एजुकेशन जो है मुहैया करवाई जा सके। अफोर्डेबल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी मतलब जो है ख़ास फोकस इसमें है। और अकाउंटेबिलिटी की बात है, इस समय से इस पे भी मतलब जो है कि किस तरह से हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मतलब जो है उनको अकाउंटेबल बनाया जाए, किस चीज़ के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए मतलब जो है। और एक्सेस, इक्विटी और की चीज़ें तो हैं ही उसमें शामिल, लेकिन क्वालिटी इंश्योर कैसे की जा सकती है, और इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबिलिटी को कैसे मतलब जो है स्ट्रेंथन किया जा सकता है। आप देखेंगे कि हर 15 किलोमीटर पे हमारे यहाँ कॉलेज अवेलेबल है। स्टेट गवर्नमेंट ने यह प्रयास किया है कि भाई लड़कियों को जो है बहुत दूर तक ट्रैवल ना करना पड़े। रूरल एरिया में भी कॉलेजेस की संख्या, खासकर विमेन कॉलेजेस की संख्या हमारे यहाँ पिछले दिनों जो है, अगर मैं पिछले 10 साल की भी अगर मैं बात करूँ, मौजूदा सरकार का जो कार्यकाल की भी मैं अगर मैं बात करूँ, काफ़ी रूरल जो है कॉलेजेस जो हैं वो एस्टेब्लिश हुए हैं। पहला स्टेप तो ये है कि भाई जो है एजुकेशन एट डोर स्टेप का कॉन्सेप्ट कह लीजिए, यानी 10-15 गाँव के साथ में एक कॉलेज हो, हर 15 किलोमीटर में जो है एक कॉलेज हो, ये चीज़ है। और दूसरा, जैसा आपने कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन की बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट्स में पास की सुविधा है, और काफ़ी सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिससे बच्चों को, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बड़ी समस्या जो है इसको हम बनाया जा सकता है, और प्रदेश सरकार इस ओर प्रयास भी कर रही है। परंतु मेरा ये मानना है कि अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के साथ में जो है 235 एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस यानी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हैं। पौने 2 लाख स्टूडेंट हैं जो है उन कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में जो है इनरोल्ड हैं। 15,000 बच्चे लगभग जो हैं ऑन कैंपस जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल्ड हैं। करीब 2500 प्लस जो है हमारी हॉस्टल्स जो हैं गर्ल्स के लिए अवेलेबल है, और लगभग इतनी ही बड़ी संख्या में जो है 2500 यानी 10 गर्ल्स के हॉस्टल हैं, 10 बॉयज़ के हॉस्टल हैं, जिसमें 5000 प्लस जो है स्टूडेंट्स आज जो है ऑन कैंपस जो है वो उसको इस तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं। ये जो है एक इस तरह का प्रयास है कि जिसमें बच्चों को, खासकर गर्ल्स को, इस तरह की असुविधा ना हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हायर एजुकेशन में इनरोल कर पाएँ। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि मतलब जो है पिछले अगर कुछ सालों को अगर देखेंगे तो कैंपसेस में, ना केवल मैं इस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ बल्कि बाकी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में गर्ल्स की संख्या जो है वो काफ़ी बड़ी है। मैं अगर अपने विश्वविद्यालय की बात करूँ तो आज आलमोस्ट जो है 50% जो है वो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 50% गर्ल्स की संख्या है। अगर मैं कुछ साइंसेस के सब्जेक्ट की मैं बात करूं, लाइफ साइंस में हमारे यहाँ 90% जो है गर्ल्स इनरोल्ड हैं। आज लॉ जैसा जो है डिसिप्लिन जो है उसमें सब्जेक्ट जो है, अगर मैं मेरे विद्यार्थी काल की मैं बात करूं तो मुश्किल से जो है 50 की क्लास में 5 जो है लड़कियां होती थी, जबकि आज 40% जो है लॉ जैसे सब्जेक्ट में भी हमारे जैसे विश्वविद्यालय में भी जो है, जिसमें ज़्यादातर जो है ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं, तो उसमें भी 40% गर्ल्स हैं। इंजीनियरिंग में भी जो है आज 40% से भी ज़्यादा जो है लड़कियां हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा रुकावट का मतलब जो है विषय है कि जिसमें लड़कियों के लिए कोई बाधा जो है किन्हीं वजह से आ रही है। हाँ, यस, और फैसिलिटी क्रिएट करने की आवश्यकता है, और प्रदेश सरकार इस बारे में काफ़ी सचेत भी है। मैं थोड़ा एक जो आपने बात कही कि भाई कई तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाने के बाद जो है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई है। यस, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि जैसे बच्चा कोई भी अगर ग्रेजुएशन के लिए आता है +2 के बाद, तो एक तो उसको अपना मेजर सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करना होगा। उसके साथ में एक माइनर जो है वो डिग्री हासिल कर सकता है, साथ में मेजर के साथ में माइनर। सपोज़ किया कि इकोनॉमिक्स
में अगर कोई बच्चा जी। +2 के बाद ग्रेजुएट, अगर मान लिया ग्रेजुएशन वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में लेना चाहता है, तो इकोनॉमिक्स के साथ में माइनर सब्जेक्ट के तौर पे, जैसे मान लिया उदाहरणतः अगर एक कॉम्बिनेशन बनता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है उसको हेल्पफुल हो सकता है, तो माइनर जो है वो सब्जेक्ट जो है स्टैटिस्टिक्स भी ले सकता है। उसके साथ साथ में उसके जो है माइनर के साथ में मल्टीडिसिप्लिनरी यानी अपनी चॉइस का एक और सब्जेक्ट वो ले सकता है, कि जिससे अमूमन जिसको कहते हैं कि भाई वो मतलब जो है उसका इंटरेस्ट किस और एरिया में है, जो सब्जेक्ट उसने +2 में भी नहीं पढ़ा है और जो सब्जेक्ट उसको मेजर के तौर पे भी नहीं है, जो सब्जेक्ट उसके पास माइनर के तौर पे भी नहीं है, उससे एक डिफरेंट एक सब्जेक्ट और उसके पढ़ने के लिए उसको मिलेगा। के साथ साथ में जो है वोकेशनल एजुकेशन जो है जी। कि कुछ सब्जेक्ट होंगे जो सब्जेक्ट उसने लिया है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़े, क्योंकि अक्सर ये बात भी कही जाती है कि हमारे ग्रेजुएट्स जो है वो एम्प्लॉयबल नहीं हैं। तो जी। वोकेशनल एजुकेशन एक दूसरा एक जो एम्फेसिस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है, कि किस तरह से हम अपनी एजुकेशन को जो है वोकेशनलाइज कर सकते हैं, ताकि बच्चों को जो है उनके अंदर स्किल डेवलप हों, उनके अंदर जो है एक वोकेशनल कॉम्पिटेंसी उनके अंदर डेवलप हो, तो उसको जो है वोकेशनल एजुकेशन भी एक इंटीग्रल पार्ट होगा एजुकेशन का। और इसके साथ में जैसे लैंग्वेज इन्हांसमेंट मतलब जो है के लिए भी जो है लैंग्वेज के सब्जेक्ट होंगे, स्किल के कुछ सब्जेक्ट होंगे, एक वैल्यू एडिशन जो है वैल्यू एडिड कोर्सेज भी जो है, क्योंकि इसमें जो है खासकर इंडियन नॉलेज सिस्टम पे काफ़ी जोर दिया गया है कि हमारी जो नॉलेज सिस्टम जो इतना स्ट्रॉन्ग था नालंदा और तक्षशिला के समय की जो अगर बात करूं, तो उस वक्त दुनिया भर के जो स्कॉलर्स हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, तो कुछ हम इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, इस तरह की फैसिलिटी क्रिएट करें बच्चों के लिए, इस तरह का करिकुलम डिज़ाइन करें कि जिसमें बच्चे के लिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, सो दैट वी कैन प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर 21st सेंचुरी उनको, और वो ना केवल देश में ही बल्कि विदेश के लेवल पे भी, विदेशों के लेवल पे भी अपनी कॉम्पिटेंसी के बल पे वो अच्छी जॉब हासिल कर सकें, वो अच्छे जो है एंटरप्रेन्योर बन सकें। तो अगर देखा जाए तो जो एक रोट लर्निंग को डिस्करेज जी। करते हुए क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में कैसे डेवलप हो, इनोवेशन की तरफ उनका रुझान कैसे बढ़े, चैलेंजेस हैं। और इसमें कोई एकदम। शक की बात नहीं है कि पॉलिसी अब हमारे सामने है, लेकिन अब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का जो जिम्मेवारी है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है। हमारी शिक्षण संस्थाओं में खासकर हायर एजुकेशन की मैं बात जी। करूं, तो उसमें जो है फैकल्टी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फैकल्टी की अवेलेबिलिटी इन द सेंस है कि भाई अगर मैं आज अपने विश्वविद्यालय की भी बात करूं, तो 50% पोजीशंस जो है हमारी जो है वो खाली हैं। स्टेट गवर्नमेंट से इस बात को टिकअप किया गया और हाल में ही स्टेट गवर्नमेंट ने इस गो हैड में दिया है। बाकी विश्वविद्यालय भी मतलब हरियाणा के उनका प्रयास है कि फैकल्टी रिक्रूटमेंट हो और जो पोजीशंस खाली हैं वो भी भरी जाएं। और जहाँ जहाँ जैसा आपने कहा कि कई सारे विषय पढ़ाने की बात है, नए नए मतलब जो है कोर्सेज़ की बात है, एमर्जिंग एरिया ऑफ नॉलेज की मतलब जो है उस तरह के एरियाज़ भी जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या और दूसरे जो है रोबोटिक्स है, इस तरह के कोर्सेज़ भी जो है विश्वविद्यालयों में जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ताकि हमारे बच्चे जो है वर्ल्ड लेवल पे जो है compete कर पाएँ और जो न्यू नॉलेज एरियाज़ हैं वो इसके लिए नई पोजीशन जो है सरकार के द्वारा जो है वो सैंक्शन की जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट विल टेक टाइम, जो है प्रोसेस है और इस प्रोसेस में जो है हमारी तैयारियां हैं। मैं अगर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जी। की बात करूं, तो हमने जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे जो है अपना एक रोड मैप तैयार किया है और प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने ये अनाउंस किया था बजट के दौरान भी, कि हम अपनी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका क्रियान्वयन जो है प्रदेश में जो है 2025 तक उसको, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 2030 तक इसको क्रियान्वयन की बात की गई है, लेकिन हमेशा लीड लेता जी। रहा है बहुत से क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में भी जो है
प्रदेश सरकार जो है लीड लिए हुए है और 2025 तक हमने ये टारगेट रखा है। उसी टारगेट को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय ने अपना रोड मैप तैयार किया है और उस रोड मैप के आधार पे जो है हमने इस साल जो है कैंपस पे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक जो है करिकुलम डिज़ाइन किया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो चुकी है कैंपस के लेवल पे। और जो है अगले अकादमिक सत्र से जो हमारे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें भी जो है अगले साल से ये लागू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारा जो ग्रेजुएशन है वो 3 ईयर जो है प्रोग्राम था। आगे आने वाले समय में जो है ग्रेजुएशन का जो है 4 ईयर प्रोग्राम रहेगा और ऐसे ही जो है मास्टर डिग्री जो है 4 ईयर के बाद जो है 1 ईयर का रहेगा और 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम के बाद जो है वो 2 साल का रहेगा। एक और जो इम्पॉर्टेंट पहलू जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रोविज़न। देखिए अगर मान लिया छोड़ के जाएगा तो ऑप्शन है कि वो किसी स्टेज पे भी जो है वो दोबारा ज्वाइन कर सकता है। तो एक स्टेज पे अगर जाएगा तो आएगा भी, मतलब जो है ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। और ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस तरह के प्रावधान अवेलेबल हों कि भाई मान लिया किसी की कोई बीच में जॉब लग जाती है, कि कोई हेल्थ इशू है या और कोई मतलब किसी तरह का कारण है कि आपको बीच में अगर छोड़ना पड़ रहा है, तो आप फर्स्ट ईयर के बाद अगर छोड़ रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन के लेवल पे आपको सर्टिफिकेट मतलब उसका मिलेगा और एग्ज़िट करते वक्त आपको जो है एक इंटर्नशिप भी करनी होगी, ताकि अगर वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है उसकी कुछ वैल्यू भी हो, यानी आपको कोई वो रोज़गार के काबिल भी जो है वो आपका जो 1 साल जो आपने लगाया वो आप बन पाएँ। इसी तरह से 2 साल के बाद जो है आपको डिप्लोमा जो है अवार्ड होगा और 3 साल के बाद जो है आपको 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम होगा जी। और 4 साल की अगर आप डिग्री करते हैं तो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होगा। उससे सीधा रिसर्च में जो है 4 ईयर के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं और 1 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मैं ये मानता हूँ कि इससे सिस्टम में जो है आएगी। इससे हमारे बच्चे जैसे विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ क्या है कि अगर हमारे यहाँ 3 साल का अगर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, वहाँ 4 साल का है। ख़ासकर मैं अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम शायद ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह का है। तो 1 साल हमारे बच्चे को वहाँ ज़्यादा लगाना पड़ता है और क्योंकि वहाँ एजुकेशन काफ़ी महंगी है, तो एक किस्म से देखिए कि 1 साल अगर बच्चे को मतलब अगर 30-35 लाख रुपए 1 साल में बच्चे को लगाना पड़े और हमारे यहाँ तो मतलब जो है बहुत सस्ते में जो है एजुकेशन है। तो ये एक किस्म से लॉस हमारे बच्चों का जो है, एक किस्म से ये कह लीजिए फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बहुत बड़ा मतलब जो है बच्चों पे था, तो वो भी इशू एड्रेस होगा और हमारी एजुकेशन की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। जैसे मैं भी जो है ग्रामीण परिवेश से आया हुआ विद्यार्थी हूँ और मुझे हमेशा ये रहती थी कि मुझे कभी अगर इस तरह का मौका मिला एजुकेशन सिस्टम में कुछ कंट्रीब्यूट करने का, तो ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जो लिमिटेशन जो है खासकर ग्रामीण परिवेश के बच्चों के पास रहती, क्योंकि उनको एक इस तरह का एनवायरनमेंट मिल नहीं पाता। आज भी अगर मैं महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय की बात करूं तो 30-35% जो बच्चे जो हैं यहाँ जो हायर एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, शायद वो पहली दफ़ा मतलब जो है किसी विश्वविद्यालय में परिवार से पहले जो है वो स्टूडेंट हैं जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं, बच्चे हैं वो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एंटर किया है। घर में उस तरह से का जो है एक माहौल नहीं होता। लैंग्वेज की मैं बात करूं, चाहे वो हिंदी की बात कर लें, चाहे खासकर इंग्लिश की बात हम करें, ऐसे में जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कुछ जो है एफर्ट्स जो है अपनी तरफ से फैसिलिटीज़ या फैसिलिटेट बच्चों को करने की आवश्यकता मैं बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ। जैसा आपने कहा कि सॉफ्ट स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इन बच्चों की जो है लिंग्विस्टिक लिमिटेशंस हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज जो है उतने प्रोफिशिएंट नहीं हैं। महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय ने जो है इस बात को समझते हुए कि भाई हमारे बहुत से बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, इवन अगर मैं रोहतक शहर की भी बात करूं, सिटी की भी बात करूं, गांव से ही आए हुए लोग जो हैं शहर में शिफ्ट हुए हैं और कोई इतना बड़ा मेट्रो कल्चर जो है वो उस तरह से का या इस तरह के स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही
अहम जो है बात जो है आपने उठाई है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने, यानी महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय ने एक सेंटर फॉर सॉफ्ट स्किल्स एंड लाइफ स्किल डेवलपमेंट के लिए एक एक्सक्लूसिव सेंटर डेवलप किया है। और उस सेंटर के माध्यम से हमने ब्रिटिश काउंसिल के साथ एक MOU साइन किया है, जिसमें उनका एक ऑनलाइन प्रोग्राम जो है वो पेड ऑनलाइन प्रोग्राम है, और हमने उसको हाइब्रिड मोड में MOU के साथ जो है ब्रिटिश काउंसिल के साथ जो है, नहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में, और उसको सब्सिडाइज तरीके से बच्चों को, मतलब जो है 20,000 का कोर्स जो है वो बच्चे को जो है, पहली बात तो ये कि 20,000 का कोर्स MOU के बाद ब्रिटिश काउंसिल ने हमें 9,000 में उसको ऑफ़र किया है। उस 9,000 में से भी यूनिवर्सिटी जो है 4,500 रुपया जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से, मतलब जो है स्टूडेंट वेलफेयर फंड की ओर से, मतलब जो है उसमें कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। 4,500 रुपये में बच्चा जो है 45 घंटे का जो है वो जो प्रोग्राम है, उससे बच्चे में काफ़ी कॉन्फिडेंस और एक प्रोफिशिएंसी का जो एक लेवल जो है इंक्रीज़ होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। इसी तरह से यूनेस्को के साथ एक MOU में जो है अगेन, मतलब एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसमें मात्र 500 रुपये में एक रजिस्ट्रेशन बच्चा को करवाना होता है, और वो प्रोग्राम जो है ना केवल कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी हमने किया है। इससे अलग ये जो है जो सेंटर है, सेंटर फॉर सॉफ्ट स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स, इसमें हमने कुछ रिटायर्ड टीचर्स को भी जो है एंगेज किया है, और कुछ क्लासें खासकर प्रोफेशनल कोर्सेज में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, फार्मेसी में, और भी कई डिपार्टमेंट आगे आए हैं, और बच्चे आगे आए हैं। इतना ही नहीं, जो है कई प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो CSR के तहत आज आगे आई हैं। मैं विशेष तौर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो है नंदिनी फाउंडेशन के नाम से उनका एक CSR जो इंटरफेस है, पिछले साल भी जो है 20 के करीब जो है उन्होंने जो है एक सप्ताह की जो है बच्चों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की। इस साल फिर जो है नंदी फाउंडेशन यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा प्राइड के माध्यम से, और IBM भी जो है हमारे साथ आया है इस बात के लिए कि बच्चों में जो है सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, या बच्चों की जो है स्किल कैसे, मतलब जो है इम्प्रूव की जा सकती हैं, उनमें कैसे इनकलकेट की जा सकती हैं, कैसे इम्प्रूव की जा सकती हैं। ये इस तरह के प्रयास जो हैं वो लगातार, गूगल का जो है एक टाटा स्ट्राइव जो है प्रोग्राम उनका है, तो वो भी जो है बच्चों के साथ इस तरह के प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। और एक कंसोर्शियम जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के लेवल पे हमने बनाया है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसमें एक तो ये हमारा सेंटर फॉर सॉफ्ट स्किल्स लाइफ स्किल्स है, एक यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल से चल रहा था, जिसमें SSB की ट्रेनिंग जो है बच्चों को दी, क्योंकि आपको मालूम है कि रोहतक, झज्जर और सोनीपत इस आसपास के एरिया में वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड और तब से ही, मतलब जो है आर्मी में काफ़ी बड़ी संख्या में आज भी, मतलब देश की, अगर मैं आर्मी की बात करूं, फोर्सेस की बात करूं, इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी इस एरिया से बहुत, मतलब जो है युवा जो है उसमें जाते हैं। 10-12 साल से जो है महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय जो है वो SSB की क्लासें यहाँ पे चला रहा था, और मुझे गर्व है कि इस बात पे कि करीब 350 से भी ज़्यादा जो है लड़के और लड़कियाँ जो है, युवा जो हैं, उस सेंटर के माध्यम से कमीशन्ड ऑफिसर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो है गजटेड ऑफिसर्स के तौर पे ग्रुप ए जो है सर्विसेज में जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में, अलग अलग तरह से। और उसमें एक और बड़ी बात ये है कि मेरे ख्याल से 70 के करीब लड़कियां भी जो हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स इस सेंटर के माध्यम से गई हैं, कि जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा विश्वविद्यालय, और शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय हो देश में जो इस तरह से एक लगातार जो है 10-12 साल से एक इस तरह का सेंटर बच्चों में यूथ स्किल्स, यूथ में जो स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। तो हमने एक तो सेंटर फॉर सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल, एक ये यूथ स्किल डेवलपमेंट सेंटर, और एक सेंटर फॉर कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल, और एक हम यहाँ पे चला रहे हैं सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये चारों सेंटर का एक कंसोर्शियम बनाया ताकि इसमें जो है एक एफर्ट्स की डुप्लीकेसी ना हो, और एक कोऑर्डिनेशन से हम काम करें,
जैसे मान लिया कोई बच्चा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपेयर होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसकी तैयारी करवाए और उसके साथ में फिर अगर मान लिया उसकी सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स मतलब कि जो स्किल्स उसके डेवलप करने की बात है, तो वो हमारा जो क्लास के नाम से जो है सेंटर फॉर लाइफ स्किल सॉफ्ट स्किल्स है, वो उसकी तैयारी करवाए। और एक स्पेशलाइज्ड अगर मान लिया आर्म फोर्सेस के लिए अगर कोई इस तरह की मतलब जो है स्पेशल स्किल्स की जो है ट्रेनिंग की जो ज़रूरत है वो सेंटर तैयार करवाई। और एक अम्ब्रेला जो है सेंटर के तौर पे करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट कि बच्चों को काउंसलिंग करनी है कि किस में किस तरह का एप्टीट्यूड है, किस में किस तरह की कैपेसिटी है, और फिर इंडस्ट्री के साथ जो है एक लाइजनिंग होती है, टाई अप होता है मतलब जो है, या कैंपस प्लेसमेंट की जो बात होती है। तो ये कंसर्टेड एफर्ट जो है किस तरह से का, और उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि इन प्रयासों से पिछले 1-2 साल से जो हमने प्रयास कर रहे थे, इन प्रयासों की वजह से हमारा जो कैंपस प्लेसमेंट का लेवल जो रहता था वो करीब 700-800 बच्चे जो है, जो बच्चे अपने मेहनत से अपने एफर्ट से जाते थे वो अलग है, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से 700-800 बच्चे हर साल हमारे यहाँ अलग अलग कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में जो है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता था। ये जो एक जो है कैपेसिटी बिल्डिंग जो एफर्ट्स हुए, जो जिसका अभी मैंने आपको जिक्र किया, इसके बाद हमारा एक क्वांटम जंप जो है कैंपस प्लेसमेंट का है। यू वुड बी सरप्राइज्ड कि हमारा एकदम से 1600 प्लस जो है वो कैंपस प्लेसमेंट की फिगर जो है 700-800 से 1600 प्लस, यानी ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज जो है कैंपस प्लेसमेंट में है। और आने वाले दिनों में मतलब जो है मैं ये समझता हूँ कि एक और बड़ा पुश जो है वो इस बात से भी मिलेगा कि लाइब्रेरी की कैपेसिटी, मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ जो है आज जिस तरह की लाइब्रेरी की कैपेसिटी है, रीडिंग कैपेसिटी जो है, सीटिंग कैपेसिटी जो बच्चों की वहाँ, उसमें 3500 बच्चे जो है एक साथ में लाइब्रेरी में वो बैठकर जो है अपनी रीडिंग जो है वहाँ स्टडी जो है वो कर सकते हैं। 2000 की कैपेसिटी हाल में ही उसमें हमने ऐड किया है, और 2000 की कैपेसिटी एक ऐसी कैपेसिटी है वो जो 24 घंटे 24/7 यानी सातों दिन और 365 साल के दिन जो है वो खुला रहता है हमारा। आप रात को भी अगर मान लिया लाइब्रेरी में विजिट करोगे तो 1000-1500 बच्चे जो है रात को भी मतलब जो है वो आपको 11 बजे 2 बजे रात को, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो मतलब स्टूडेंट्स ने इस बात को काफ़ी सराहा है। और एक और एडिशन जो है हम करने जा रहे हैं, जब ये लाइब्रेरी की कैपेसिटी बढ़ी तो लड़कियों की डिमांड भी आई कि भाई वो रात को जो है हमें भी मतलब जो है लाइब्रेरी में अलाउ किया जाए। तो उसका एक बेहतर समाधान हमने ये निकाला है कि हमारे पास 10 हॉस्टल हैं, और लड़कियों की बहुत ही वाजिब बात थी कि जैसे हॉस्टल में अमूमन जो है हॉस्टल में रहने के लिए लड़कियों की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी, तो एक एक रूम में 2-2 गर्ल्स को भी एडजस्ट किया गया है। तो वहाँ जो है गर्ल्स का ये आर्गूमेंट था कि एक रात को पढ़ना चाहती है देर तक और एक सोना चाहती है, तो ऐसे में मतलब जो है सोने वाली जो है वो लाइट ऑफ करके सोना चाहती है, तो दूसरी के लिए समस्या है। उनकी समस्या को ध्यान रखते हुए तो हमारा 10 हॉस्टल हैं और उसका एक जो है वॉल्ड कैंपस है। उसमें हमने जगह आइडेंटिफाई की इसी तरह से कि एक जो है सीटिंग कैपेसिटी जो लाइब्रेरी में हमने ऐड की, मेन लाइब्रेरी में, वो जो है एक इसी तरह से का रीडिंग हॉल जो है 3 गर्ल्स हॉस्टल में अलग से उस पर काम शुरू हो चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 साल में लगभग 1200-1500 गर्ल्स के लिए जो है एक इस तरह की सीटिंग कैपेसिटी जो है वो होगी। और ये इस तरह की फैसिलिटी के बाद मैं ये समझता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एज जो है हमारे बच्चों का और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उनकी प्लेसमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप भी पे भी हमारा विशेष ध्यान है, स्टार्टअप पे हमारा विशेष ध्यान है, और रिसर्च पे विशेष फोकस है। हर साल हम जो है नवंबर के महीने में बुक फेयर लगाते हैं जी। और बुक फेयर में क्या है कि बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी अपनी जो है रिकमेंडेशंस देते हैं। बहुत ही ओपन और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया हुआ है, मतलब पिछले कई साल से ये चीज़ चल रही है, इस बार भी नवंबर में लगेगा। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पब्लिशर्स आते हैं, और वो पब्लिशर्स ना केवल अपनी बुक्स वगैरह सेल करने के लिए, अपने जर्नल सेल करने के लिए आते हैं, उसकी सेल के लिए आते हैं, बल्कि उनमें से बहुत से जो हैं एस्टैब्लिश्ड जो है इंटरनेशनली एस्टैब्लिश्ड जो पब्लिशर्स हैं, वो हमारी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कि अच्छे पेपर जो है कैसे लिखे जाएं, अच्छे जर्नल्स में कैसे मतलब जो है उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज पिछले दिनों एल्सवेयर के तरफ से जो है एक वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज की गई
जिसमें फैकल्टी और रिसर्च स्कॉलर ने हिस्सा लिया। स्टूडेंट्स और फैकल्टी कैपेसिटी बिल्डिंग पे हमारा मतलब जो है विशेष ध्यान है, और NAP 2020 में भी मतलब जो है इस बात पे मतलब जोर दिया गया है कि टीचर जो है, शिक्षक जो है वो धुरी है। अगर मान लिया कोई बदलाव शिक्षा में लाना है तो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान देना होगा, टीचर ट्रेनिंग पे ध्यान देना होगा। हमने एक फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर इस्टेब्लिश किया है MDU में विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहाँ से हमें कुछ पैसा भी मिला, और एक फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से लगातार हम NAP पे मतलब जो है काफ़ी सारी वर्कशॉप जो है जो ऑन कैंपस टीचर हैं उनके लिए भी, और एफिलिएटेड कॉलेज के जो टीचर्स जो हैं उनकी हैंड होल्डिंग के लिए भी, कि कैसे वो अपने 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 इंस्टीट्यूशंस में जो है NAP को अच्छे से लागू कर पाएँ, कैसे करिकुलम डिज़ाइन में मतलब जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरह से करिकुलम जो है जो UGC ने जो है करिकुलम फ्रेमवर्क जो तैयार किया है गाइडलाइन के तौर पे, उसके मुताबिक कैसे वो अपना करिकुलम डेवलप कर सकते हैं, और किस तरह से पैडागोजिकल चेंजेस उस करिकुलम को ट्रांसैक्ट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए किस तरह की पैडागोजिकल चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी, उस पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हम लगातार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ना केवल इतना, फिर बल्कि जो करिकुलम जिस तरह का होगा उसमें फिर असेसमेंट के भी तरीके जो हैं आपके मतलब उनमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत है इवैल्यूएशन के लिए। उस पे भी वर्कशॉप्स जो है वो लगातार करवाई जा रही हैं। देखिए, पहले तो मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता हूँ कि बच्चों के लिए देश दुनिया में जो अपॉर्चुनिटी हैं वो अवेल करनी चाहिए, एक। दूसरा जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो सबसे अहम मुद्दा है वो क्वालिटी एजुकेशन। हो सकता है कि एक बच्चा क्वालिटी एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए किसी विदेश की यूनिवर्सिटी के बारे में सोचता हो। अगर हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी अगर इम्प्रूव होगी तो सर्टनली मतलब जो है वो ही विल प्रेफर कि मैं यहाँ, क्योंकि उसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। और तीसरा मैं ये कहता हूँ कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अहम मतलब जो है पहलू है, मुद्दा है। इंटरनेशनलाइजेशन दो सेंस में मैं इसको देखता हूँ। अगर मान लिया मैं उसकी इंटरप्रिटेशन अगर देखूँ, और वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय स्तर पे भी हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने यहाँ एक जो है सेंटर फॉर इंटरनेशनल एकेडमिक अफेयर्स के लिए मतलब जो एक सेंटर अलग से एक्सक्लूसिव एक सेंटर बनाया है, जिसमें एक डीन की नियुक्ति की गई है। हम उसमें दो एंगल से उसको देखते हैं, उस पे जो काम चल रहा है। एक तो ये है कि बाहर विदेशों से बच्चे हमारे यहाँ अगर पढ़ने के लिए आते हैं। कोविड से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड से के दौरान एक सेटबैक जो है हमें उस इंटरनेशनलाइजेशन के एस्पेक्ट को थोड़ा वो लगा है सेटबैक। करीब 150 प्लस बच्चे जो हैं हमारे पास यहाँ जो है, वी एस्टेब्लिश्ड इवन है इंटरनेशनल हॉस्टल, जिसमें बढ़ती मांग को देखते हुए। बट कोविड के बाद एक ठहराव आया है और दोबारा से अब धीरे धीरे जो है वो फिर पिकअप करने लगा है। एक एस्पेक्ट तो ये है कि भाई किस तरह से हम जो है फैसिलिटी जो है हमारी बढ़ाएं, अपनी क्वालिटी जो है एजुकेशन की बढ़ाएं, ताकि विदेशों से बच्चे जो है वो हमारे पास आएँ। एक, क्योंकि कैंपस पे जो है एक स्टूडेंट डाइवर्सिटी होगी, अलग अलग कल्चर के अलग अलग जगह से लोग आएंगे तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। एक पहलू तो ये भी है। दूसरा ये है कि भाई अगर हमारे बच्चे जो है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें देयर आर इंस्टीट्यूशंस अब्रॉड, कि अगर हमारे बच्चे वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम उनको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, या कैसे उनको गाइड कर सकते हैं, कैसे उनके काउंसलिंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार जो है बच्चे जो है गलत आदतों में भी फंस जाते हैं, मिसगाइड भी हो जाते हैं, मिसलीड भी हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना हों तो उसके लिए हमारे जो है कैंपसेस में, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश के सतर पे भी इस तरह का एक जो है डेस्क बनाया गया है, एक डिपार्टमेंट अलग से क्रिएट किया गया है, जो है यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर बच्चों की इस तरह की काउंसलिंग और इस तरह की गाइडेंस जो है उनको मुहैया करवा रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमारे यहाँ से बच्चे बाहर जाएँ और बाहर से बच्चे यहाँ पे आएँ। तो ये जो है पूरी दुनिया जो है कि आज के दिन तो ये ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव।
वी हैव टू इम्प्रूव आवर क्वालिटी। और एक बड़ा पहलू जो है कि आवर एजुकेशन इज़ अफोर्डेबल, और उसमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और उसमें जो है क्वालिटी बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी जो है विदेशों से बच्चे जो है पढ़ने के लिए आएंगे, और मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस पहलू को लेके कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर महर्षि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में है, एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। आई वर्क विद यूजीसी फॉर 5 ईयर, 2012 से 17। देयर इज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूजीसी दैट इज कॉल्ड सीईसी, कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। The mandate for the center is to develop digital content in higher education and dissemination of the same through different digital platform। जी, जो आज के दिन जो है स्वयं प्रभा, स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन की जो बात करते हैं, सो ये डिजिटल कंटेंट उन दिनों में डेवलप हुआ। वहाँ काम करते हुए मुझे एक एक्सपोजर मिला देश भर की यूनिवर्सिटीज़ में जाने का, देश भर की यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के टीचर्स के साथ काम करने का, डिजिटल कंटेंट क्रिएट करने का। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया हूँ, 100 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में मुझे मतलब जो है जाने का मौका मिला है उन 5 सालों में। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आज महर्षि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में है, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में महर्षि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जो है वो देश विदेश के बच्चों के लिए एक प्रेफर्ड प्लेस होगा हायर एजुकेशन लेने के लिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और मुझे लगता है कि आपको इस बात की भनक भी लग गई है कि महर्षि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय ने जो है एक स्टूडेंट सेंट्रिक स्किल इंसेंटिव स्कीम, यानी बच्चे जो हैं वो उनके अंदर टैलेंट, जैसा आपने कहा, कोई कमी नहीं होती, कोई न कोई स्किल हर बच्चे में होती है। तो उन स्किल को आइडेंटिफाई करते हुए और यूनिवर्सिटी में उन स्किल्स की किन किन जगहों पे रिक्वायरमेंट है उस स्किल के माध्यम से कुछ कंट्रीब्यूट करने की, तो ऐसी हम एक स्कीम लेके आए हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक स्किल बेस्ड इंसेंटिव स्कीम। यानी बच्चे में कोई स्किल है, उस स्किल को उभारने के लिए कुछ इंसेंटिव जो है वो देने की बात इस स्कीम के माध्यम से। यानी जैसे एक स्कीम का नाम सुना होगा आपने, अर्न वाइल यू लर्न, ये उसका एक एडवांस्ड रूप है। वो एडवांस्ड रूप इस सेंस में है कि बच्चे के अंदर जो स्किल है उस स्किल के बेस पे उसको कुछ ना कुछ जो है कोई काम जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के तौर पे उसको काम दिया जाए। एक दिन में 2 घंटे उसको काम इस तरह का दिया जा सकता है, और 20 दिन यानी महीने में टोटल 40 आवर्स एक महीने में उसको वो होगा। और अलग अलग स्किल के लेवल उसमें डिसाइड किए गए हैं। जैसे एक लेवल है जिसमें 200 रुपया घंटे के हिसाब से, 40 घंटे में महीने में 8,000 रुपया उसका जो है ही कैन अर्न। और ना केवल पैसा अर्न करने की बात है, बल्कि जो स्किल उसके अंदर है वो जब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी, यानी वो काम करेगा, तो उसकी स्किल इम्प्रूव होगी। और ऐसा वो लगातार अगर 120 घंटे जो है साल में काम करता है, यानी एक सेमेस्टर में काम करता है, तो उसको एक इंटर्नशिप जो है 4 क्रेडिट का एक इंटर्नशिप का जो है उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और ये इंटर्नशिप एक किस्म से उसकी पेड इंटर्नशिप होगी, जो कि उसको आगे किसी तरह के एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अगर वो जाएगा तो वो जो है उसका इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट है दैट विल हेल्प हिम और हर। और इस तरह से वो ये कह लीजिए कि आम के आम और गुठलियों के दाम जो हैं, यानी वो अपनी स्किल को भी इम्प्रूव कर रहा है, साथ में अर्निंग भी कर रहा है, और यूनिवर्सिटी के साथ एक उसका बॉन्ड क्रिएट होगा, एक एसोसिएशन उसकी क्रिएट होगी, यानी यूनिवर्सिटी की प्रोग्रेस में वो कंट्रीब्यूट भी कर। और देखिए कि हमारे यहाँ जो है कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है कि जिसकी महीने की 8,000 रुपये फ़ीस हो। तो ऐसे में मैं ये कहूँगा कि वो अपना जेब खर्च भी और हॉस्टल का खर्च भी और अपनी फ़ीस का भी, दिस इज़ मिनिमम। उसके बाद 300 रुपया का भी घंटे का भी मतलब प्रावधान है, यानी अपर जो लिमिट है वो राइडर लगाया हुआ है 14,000 रुपया। तो 8,000 रुपये से लेके 14,000 रुपये तक की जो है वो अपनी जो है एक अर्निंग जो है महीने में जो है कर सकता है। तो अपना जेब खर्च भी निकाल सकता है, अपना जो है हॉस्टल का खर्च निकाल सकता है, अपना फ़ीस भी निकाल सकता है। जो आपने बात कही कि भाई कई बच्चे जो हैं बहुत ही मतलब जो है ऐसे इस तरह की इकोनॉमिक पुअर कंडीशन से अगर बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये समाधान है। और हमारा टारगेट ये है कि भाई कम से कम जो है 10% बच्चों को, यानी 15,000 बच्चे अगर ऑन कैंपस हैं तो 1,500 बच्चों को जो है इस तरह का काम जो है हम जो है
फ़िलहाल 32 एक्टिविटी आइडेंटिफ़ाई की हैं, जैसे इवेंट मैनेजमेंट है। जी। तो क्यों ना बच्चे जो है रोज़ाना कोई न कोई सेमिनार होता है, रोज़ाना कोई न कोई कॉन्फ्रेंस होती है, तो उस डिपार्टमेंट के बच्चे मिलकर वो जो उसको ऑर्गेनाइज़ करवाएँ और जो है वो अर्न भी करें और वो जो है अपनी स्किल भी मतलब जो है उसकी भी होनिंग हो, यानी वो भी इम्प्रूव हो। इसी तरह से मान लिया कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, तो बच्चे आज के दिन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी कंफर्टेबल हैं। अब जैसे आपने बताया कि यही बच्चा जो है मतलब जो है वीडियो एडिटिंग कर वीडियो लेता एडिटिंग है, करता है। जो आपके साथ मतलब जी। इस रिकॉर्डिंग के लिए आया हुआ है। तो कुणाल क्यों नहीं फिर इसको जो है इस तरह की वीडियो एडिटिंग के माध्यम से मतलब जो है ही शुड अर्न समथिंग मतलब जो है जी। और अपनी जो है स्किल को और इम्प्रूव करे। तो इस स्कीम के माध्यम से जो है ये जो इशू है कि भाई मैं जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो मेरी इस तरह की नहीं है कि मैं एजुकेशन ले पाऊँ, तो इसका समाधान भी जो है विश्वविद्यालय ने जो है और मेरा दावा ये है कि जी। ये स्कीम जो है वो काफ़ी पॉपुलर होगी और और इसको बाकी भी यूनिवर्सिटी शायद इसको फॉलो करेंगी और इसमें और भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो सकती हैं। जी। मैं समझता हूँ कि इससे बच्चों में मतलब जो है स्किल भी इम्प्रूव होगी और बच्चों को फाइनेंशियल जो है असिस्टेंस भी मिल पाएगी, बच्चों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी इससे जो है वो बढ़ेगी। यस, पहली बात तो ये है कि हमने जो है एक अलग से एक सेल बनाया हुआ है, एक सेंटर बनाया हुआ है, सेंटर फॉर करिकुलम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो है। इसमें हमारे एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर जो हैं प्रोफेसर ए के राजन जो है जी। वो इसके डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। किसी भी अगर मान लिया स्टूडेंट का, किसी भी टीचर का, किसी भी तरह का अगर कोई इशू है एनईपी को लेकर, तो वो जो है उनको अप्रोच कर सकता है और उनको लिख भी सकता है और उनसे मिल भी सकता है। पहले से मतलब जो है ये सारी चीज़ें जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं इस सेंटर के बारे में, सेंटर का कॉन्टैक्ट के बारे में, सेंटर के मेल के बारे में, यानी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हैं। फिर भी अगर मान लिया इवन आई एम ओपन टू ऑल दीज क्वेश्चंस और वाइस चांसलर का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, अगर मेरे पास भी अगर कोई इस तरह की अगर कोई चीज़ें भेजना चाहे, किसी तरह की कोई क्यूरी किसी टीचर के मतलब माइंड में है, कोई प्रश्न किसी के अगर माइंड में है, तो वाइस चांसलर का जो ऑफिशियल मतलब जो है ईमेल आईडी है उस पे भी अपना जो है प्रश्न जो है वो भेज सकता है, अपना